5 इयर्स की प्लान करते हैं कि 5 ईयर प्लान जो थे वो कब से शुरू हुए और कैसे कैसे आए इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था वो 1 से 56 रहा। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि भाई क्या क्या उसमें चेंजेस हुए थे। ठीक है, किस पे चीज़ पे फोकस किया गया था। और हमने देखा कि कौन से मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। ये फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था, तब इसके मेजर ऑब्जेक्टिव देखिए, एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर और ट्रांसपोर्ट पे फोकस किया गया है। ठीक है, बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 पे जो का जो इम्पैक्ट पड़ा था उसे बैलेंस करने की बात की गई है ना। उसके साथ हमारा फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पार्टीशन हो गया था। ठीक है, तो उन सब चीजों को स्टेबलाइज करने की बात की गई। और ये किसके ऊपर बेस्ड था? हैरोल्ड डॉमर मॉडल के ऊपर ये बेस्ड था। हम पढ़ भी चुके हैं इसको। सेकंड, अगर प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं और सेकंड प्लान की बात करते हैं, तो सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया था हमारा? 56 to 61 आया था। तो इसमें हमने देखा था ना कि हैवी इंडस्ट्री थी उस पर फोकस किया गया था। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था इसके अंदर। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि महान लॉबेस्ट मॉडल के ऊपर ये बेस्ड था। इसमें जो टारगेट रखा गया, 25% इंक्रीज का टारगेट रखा गया था इंटरनेशनल इनकम के लिए। 25% का। ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। उन चीजों को क्या किया गया कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया गया कि हैवी इंडस्ट्री को जल्दी से बढ़ाया गया कि मैक्सिमाइज किया जाए हैवी इंडस्ट्री को। ठीक है, और एक्चुअल जो ग्रोथ थी वो 20% अचीव हो पाई थी। एक्चुअल ग्रोथ 20% अचीव हो पाई थी। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं, आपकी जो सोसाइटी के गोल थे, वो सोशलिस्टिक पैटर्न पे। अगर सेकंड जो प्लानिंग कमीशन था या जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसमें जो हम बात कर रहे थे, सोशलिज्म पे ज्यादा बेस था वो। ठीक है, और जो हैवी इंडस्ट्री थी वो जैसे आप भिलाई, रुड़की, दुर्गपुर, यहाँ पे जो हैवी इंडस्ट्री थी, लार्ज इंडस्ट्री, वो लगाई गई थी इन मेनली इन्हीं जगहों पे। जैसे कोच फैक्ट्री थी, कोच फैक्ट्री लगाई गई थी। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो आया था वो 1961 से 66 तक रहा था। 1961 से 66 तक रहा था। और इसका जो मेन मोटो था वो क्या था? सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, कि जो इंडिया के ग्रोथ है उसको सस्टेन करना। इसमें एम्फेसिस किस पे दिया गया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इरिगेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पावर डेवलपमेंट, इन सब पे क्या किया गया था कि फोकस किया गया था। इसी थर्ड जो हमारा 5 ईयर प्लान था 1961 से 66 तक, तो इसमें क्या हुआ था कि हमारे चाइना वार बीच में आया था। सेकेंड ईयर जैसे 61 में स्टार्ट हुआ था, 62 में चाइना वार हो गया था। उसके बाद 64 में नेहरू जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद 65 में क्या हुआ था? पाकिस्तान वॉर हो गया था, है ना। उसके बाद शास्त्री जी की डेथ हो गई थी 66 में, है ना। 65 66 में एक और भी चीज हुई थी कि ड्रॉट आ गया था, सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। तो इसका स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान स्मूथली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो ज्यादा सा इम्पैक्ट कुछ आया नहीं इसका। मतलब कुछ अच्छा नहीं कर सके हम। इसमें जो ग्रोथ रेट था वो इसमें लगभग 2.2% अचीव हुआ था, बाकी नहीं हुआ था। इसी के बाद एक आया था हॉलीडे प्लान। हॉलीडे प्लान कब आया था? ये 3 साल के लिए आया था। 3 साल यानी कि कब से? 66 से और 69 तक ये 3 ईयर प्लान आया था। इसमें 3 ईयर प्लान में, हॉलीडे प्लान में क्या किया गया था कि जो फूड प्रोडक्शन है ना, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था कि बफर स्टॉक अवेलेबल हो फूड का, क्योंकि पीछे फैमाइन आया था। अभी हमने बात की 65 66 में फैमाइन था, सूखा पड़ गया था इंडिया में, तो खाने की कमी हो गई थी। इसी टाइम जो हॉलीडे प्लान था, उसी के टाइम में हमारा क्या आया था? ये आया था, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था
कि HYV सीड, हाइब्रिड वैरायटी के जो सीड थे ना, हाई यील्डिंग वैरायटी, वो मंगवाई गई थी स्विस से इंडिया के अंदर, और फिर उसको ग्रो किया गया था। हरगोविंद खुराना जी अपने माने जाते हैं इंडियन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, उनके फादर माने जाते हैं, ठीक है। और पूछ लिया जाए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट किन स्टेट्स में ज्यादा था, तो जो नॉर्थ के स्टेट है ना हमारा, जैसे हरियाणा हुआ, यूपी, बिहार, राजस्थान में इंक्लूड मत करना, राजस्थान का सिर्फ एक ही एरिया था, ये जो अपना गंगानगर वाला है, इसी एरिया में, ठीक है, इम्पैक्ट हुआ था। और इसी साल 66 और 69 में, इसी साल क्या हुआ था, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, फर्स्ट बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो इसी की बात करते हैं हम। उसके बाद हमारा फोर्थ प्लान आया था। फोर्थ प्लान 1969 पे आया था और 74 तक रहा था। 69 में आया था और 74 तक रहा था, फोर्थ ईयर प्लान। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे फोर्थ ईयर प्लान के? मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे फोर्थ ईयर प्लान के? एम्फेसिस किया गया ग्रोथ के ऊपर, ग्रोथ ऑन, एम्फेसिस ऑन ग्रोथ विद ग्रोथ। एक सेकेंड भाई, 1 मिनट देना प्लीज, 1 मिनट के लिए होल्ड करिए आप। चलो, सॉरी भाई। एम्फेसिस ऑन ग्रोथ विद डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की ग्रोथ के ऊपर, ठीक है, ध्यान दिया गया। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस की बात की गई यहाँ पे, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी की बात की गई, और टारगेटेड जो ग्रोथ थी वो कितनी थी? 5.7% थी, लेकिन अचीव कितनी हुई भाई? 3.3% अचीव हुई थी, ठीक है। अब आ जाता है हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या था भाई? बहुत सारी चीजें लेके आई गई फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। क्या लेके आया गया? सबसे पहले तो पॉवर्टी हटाओ, पॉवर्टी इरिडिकेशन। ऊपर से जो फोर्थ ईयर प्लान में आया था, सेल्फ रिलायंस, जो थर्ड से चला आ रहा है, ठीक है, वही आया। उसके बाद ट्विन ऑब्जेक्टिव लेके आया। क्या क्या ट्विन ऑब्जेक्टिव? तो ऊपर ही बता दिया ना। क्या? पहला तो पॉवर्टी एलिवेशन या इरिडिकेशन, और दूसरा आया सेल्फ रिलायंस आ गया, ठीक है। इसके बाद एक नेशनल प्रोग्राम चलाया गया जिसमें क्या कहा गया कि मिनिमम जो नीड्स हैं किसी की, ठीक है, वो पूरी की जाए। किसी भी जो पर्सन इंडिया में रह रहा है उसकी मिनिमम नीड्स क्या होंगी? कि भाई आपकी कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, साफ स्वच्छ पानी मिले, हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान दिया गया, और शेल्टर फॉर लैंडलेस, की कोई जो लैंडलेस है, जिसके पास रहने का घर नहीं है, उनको क्या दिया जाए? रहने के लिए घर दिया जाए, ठीक है। अब डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, डीपीएसपी से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या किया गया? एडुकेट कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द commodities ऑफ नेसेसरी कंजप्शन ऑफ द पुअर पीपल्स एट रीजनेबल एंड स्टेबल प्राइसेस। पीडीएस की बात की गई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की गई, कि कम से कम पैसे में हम लोगों को क्या देंगे? खाने के लिए अनाज, गेहूं, चावल, ये सब देंगे। तो अब पीडीएस का जो सिस्टम है वो कब आया? फिफ्थ प्लान में आया, 79, 74 से 79 तक, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया, मतलब एम्फेसिस किया गया। रेट क्या था?
कि इतना सारा सब कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के भी कारण, इन सब के कारण जो ग्रोथ रेट था वो 5.2% का आया, लेकिन टारगेटेड कितना था 4.4। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहां से पिछले में हमने क्या किया था, HYV सीड्स लेके आए थे, हाइब्रिड वेराइटी सीड्स लेके आए थे ना फोर्थ में, क्योंकि उससे पहले फेमाइन आ गया था हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो उसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या हुआ था बेटा, इंक्रीज हो गया था। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुई, और कितना इंक्रीज हुई, 4.2%। अब जो जनता गवर्नमेंट थी, मतलब जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम, और उसने क्या किया, 1978 में अपना 5 ईयर प्लान टर्मिनेट कर दिया, 1 साल पहले टर्मिनेट कर दिया। और वो क्या लेके आई, रोलिंग प्लान लेके आई। और रोलिंग प्लान किसके, उस टाइम जनता पार्टी के जो पीएम थे वो कौन थे, आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई साहब 1978 में रोलिंग प्लान लेके आए। इसने क्या किया, जो एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट पोटेंशियल इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, राइज इनकम ऑफ द लोएस्ट क्लास, की सबसे नीचे के जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनको क्या किया जाए, उनकी इनकम को बढ़ाया जाए, उस पे एम्फोसिस किया गया। 6 5 ईयर प्लान आता है, 6 5 ईयर प्लान आता है, क्या कब आता है, 80 से 85 तक आता है, 80 से 85 तक आता है। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, पोवर्टी एलिवेशन था, कि गरीबी हटाओ। ठीक है, उससे पहले भी पॉवर्टी एरेडिकेशन आया है ना, और दूसरा ट्विन था, तो उसके साथ दूसरा क्या है, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, जो आज मोदी जी फिर से लेके आए हैं, है ना, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो अब देखो, जनता पार्टी 1980 में दोबारा से क्या करती है, 5 ईयर प्लान लेके आती है। ठीक है, रोलिंग प्लान की जगह ये लेके आ जाती है, और गांधीयन गवर्नमेंट की बात करती है, और 1980 में क्या कर देती है, जो न्यू 6 ईयर प्लान था वो रोलिंग प्लान को बंद कर देती है, 6 ईयर प्लान लेके आती है, पोवर्टी एलिवेशन की बात करती है, और पोवर्टी को सबसे ऊपर रखा कि भाई हम पोवर्टी, गरीबी हटाएंगे, देश से गरीबी हटाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करती है, जो मतलब इंप्रूवमेंट करती है किसमें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, वही मिनिमम नीड्स, जो मिनिमम नीड्स हैं किसी की, ठीक है, उनको क्या करना, फुलफिल करना। अब आ जाता है 7 ईयर प्लान 1985 से 90 तक। ठीक है, 85 से 90 तक वही मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस। ये 4 चीजें इस 7th ईयर प्लान में थी। तो स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस किया गया किसके ऊपर, कि जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ऑन फॉर्म एज वेल एज इन द रूरल सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस। तो जो ये है रूरल एरिया, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, और उसी के साथ जो एग्रीकल्चर अलाइड चीजें हैं उनमें भी एम्प्लॉय जनरेशन की बात की गई, और फूड ग्रेन्स डेवलपमेंट, जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है उसके इंक्रीज करने की बात की गई, ऑयल, सीड, शुगर, टेक्सटाइल, डोमेस्टिक फ्यूल्स और हाउसिंग, इन सब की क्या की गई, इनकी प्रोडक्शन की या इनके अंदर ग्रोथ की बात की गई। इसके अंदर हाई प्रोडक्टिविटी की भी बात की। अब 1990 के बाद आपने देखा होगा कि उससे पहले हमें हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, है ना, उसके बाद हमारा क्या आ गया भाई, डाउनफॉल आ गया। ठीक है, और हमें हमारी इकोनॉमी क्लोज से ओपन करनी पड़ी। जो एफ एफ FDI है वो उसको हमें ओपन करना पड़ा। अब आ जाते हैं जिसके कारण हमारे एनुअल प्लान आ जाता है, 90 से 92 तक हमारा एनुअल प्लान आ जाता है। अभी देखो, ड्यू टू फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर, देयरफॉर एनुअल प्लान फॉर्मुलेट्स। भाई उस टाइम सरकार गिर रही थी, बन रही थी, गिर रही थी, बन रही थी, तो स्टेबिलिटी नहीं थी। दूसरा, इस टाइम हमारी इकोनॉमी, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि 1990 में एक 91 में हमारी इकोनॉमी क्लोज से ओपन कर दी गई। क्यों कर दी गई, क्योंकि इंडिया डाउनफॉल में चला गया था, है ना, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, हमारे पास पैसे नहीं थे, खत्म हो गए थे।
तो हमें क्या करना पड़ा, यूएसए के पास जाना पड़ा, हेल्प लेनी पड़ी। उन्होंने कहा अपनी क्लोज इकोनॉमी को ओपन करिए, फिर हम आपकी हेल्प करेंगे। तो बाद में उन्होंने हेल्प की और हमारी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा। क्योंकि वो कहते हैं ना, हरियाणा में कहावत है कि छाछ का जला हुआ दूध को भी फूक फूक के पीता है। तो हमें डर था कि भाई जैसे अंग्रेज करके गए हमारे साथ, वो दोबारा ना हो जाए। तो इसीलिए हमने इकोनॉमी को क्लोज रखा था। ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट था हमारे 8th जो 5 ईयर प्लान था, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई। और लॉन्च कब हुआ था, 1992 में। ठीक है। हॉलीडे प्लान के बाद ये आया था। तो हॉलीडे तो बहुत पहले आ लिया था हमारा। इसके अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके, जिनकी अभी थोड़े टाइम पहले ही डेथ हुई है, जो हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के, ब्लू टर्बन के नाम से फेमस थे, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका बहुत बड़ा रोल था। हमारी जो इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई थी ना, वो उन्हीं के कारण हुई थी। अब उन्होंने ही क्या बोला था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे या मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे फोकस करिए, तो वो किया गया। ठीक है। इंडिया इसी टाइम क्या हुआ, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर बना। ठीक है। और जो मतलब एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आया इंडिया के अंदर, एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए गए। एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब गैस की बात नहीं कर रहा। एलपीजी क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स लेके आए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका 9th 5 ईयर प्लान आया था। 9th 5 ईयर प्लान में जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे वही थे कि ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव सोशल जस्टिस, की सोशल जस्टिस पे। इसमें देखो इसके अलावा जो जो चीजें की गई, वो क्या की गई भाई, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो, फूड और जो न्यूट्रिशन क्वालिटी थी उसको सिक्योरिटी दी गई, फूड न्यूट्रिशन क्वालिटी में बढ़ाया गया। जो बेसिक मिनिमम नीड थी किसी फैमिली की या किसी इंसान की, उनको पूरा किया गया। ठीक है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ डेवलपमेंट की बात की गई, सस्टेनेबल एनवायरमेंट की बात की गई, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की। अभी आप थोड़े टाइम पहले अभी देखोगे, इसी टाइम पे हमारा जो 93 के आसपास, 92 93 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था, जहाँ पे उसकी पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज की बात की गई है ना। तो उन्हीं उनका डेवलपमेंट, उनका प्रमोशन, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया था यहाँ पे। ठीक है। 97 से 2002 तक देखो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथिंग की बात की गई, सेल्फ रिलायंस की बात की गई, स्ट्रेटेजीज, जो डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, यानी कि मार्केट का रोल यहाँ पे बढ़ाया गया कि मार्केट कैसे किसी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे लाइसेंसी राज जो कैंसिल था, मतलब इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए लाइसेंस जो राज था उसको खत्म किया गया। ठीक है। स्टेबिलिटी लाने के लिए और डिग्री ऑफ कंपटीशन बढ़ाया गया मार्केट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीजें अच्छे दामों पे या ज्यादा से ज्यादा चीजें अवेलेबल हो सके, किसी की मोनोपोली ना रहे। ठीक है। मोनोपोली रहेगी तो प्राइस भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाया गया। अब आ गया जी 10th 5 ईयर प्लान। हमारा 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक चलता है। ठीक है। अब 8% एनुअल ग्रोथ की बात की गई, 8% टारगेट रखा गया इकोनॉमिक ग्रोथ का, लेकिन अचीव कितनी हो पाई, 5.5% अचीव हो पाई। अब उसके बाद हमारा 10th के बाद 11th 5 ईयर प्लान आता है, जो 2007 से 2012 तक रहता है। इसमें हम किसके ऊपर बात की गई, हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, फास्ट और इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो टारगेट किस पे रखा गया, रीजनल जो इम्बेलेंस था कंट्री के अंदर। ठीक है। दो स्टेट के बीच में जो इम्बेलेंस था, या जो जिसकी भी बात करें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जहां की भी बात करें, जो इम्बेलेंस था उनको कार्व आउट करना। ठीक है।
और स्टेबल जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, अभी बात की हमने मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की कि इंक्लूसिव ग्रोथ पे, और फास्ट रेट की ग्रोथ, ठीक है, उसी की बात की गई इसमें। इन्हीं दो चीजों पे बात की थी कि एक तो रीजनल इम्बेलेंस को कर्व आउट करना, और दूसरा जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको बढ़ाना। अब 12th 5 ईयर प्लान जब 2012 से 2017 तक आता है, तो उसमें आप देखोगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई। इसके बाद आपका क्या आ जाता है भाई, नीति आयोग, है ना। 12 से 17 के बीच में क्या आ जाएगा, नीति आयोग आ जाएगा, ठीक है। 2014-15 के अंदर क्या आ जाता है, नीति आयोग आ जाता है। तो नीति आयोग इससे आगे संभाल सारी चीजें। अब देखिए पॉवर्टी की बात कर लेते हैं कि पॉवर्टी क्या है। कि पॉवर्टी क्या होती है कि ऐसी स्टेट जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपनी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल ना कर पाए, जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे फूड हो गया, क्लोथ हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया और हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, वो उसको ना मिले तो वो क्या हो गया, गरीब हो गया, है ना। मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है कि खाना ही ना मिले, बिल्कुल प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर वे से उसको खाना नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो वो उसके हम क्या बोलेंगे, पॉवर्टी बोल। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो है कि भाई जो स्टैंडर्ड लिविंग है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट भी उसकी पूरी ना हो, जो इनकम है उसकी वो बहुत कम हो, और उसकी बेसिक जो नीड्स है वो भी पूरी ना हो रही हो, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। ऐसा डेटा मतलब 2000 अगर 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 30% पीपल कहाँ थे, बिलो द पॉवर्टी लाइन थे। यहाँ पे कैलोरीज क्राइटेरिया रखा गया है कि मान लो बेयर मिनिमम इतनी कैलोरीज किसी आदमी को दिन में चाहिए, अगर वो इतनी नहीं ले पाता तो वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि रूरल एरिया के अंदर उसको 2400 किलो यानी कि 2400 किलो कैलोरीज तो चाहिए ही चाहिए, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी यानी कि 2100 किलो कैलोरी चाहिए, तो चाहिए उसको पर डे के हिसाब से। अगर इससे कम उसको कैलोरीज मिलती है तो मतलब उसका खाना अच्छा नहीं है, क्लोरोफिक वैल्यू है जो वो कम है खाने में, तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर। रिलेटिव पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं तो रिलेटिव पॉवर्टी में हम रिलेट करके बात करते हैं कि जो इनकम का डिफरेंस किसी दो पर्सन के अंदर इनकम का जो डिफरेंस है उससे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। कि एक आदमी अगर दिन में 100 रुपए कमा रहा है और दूसरा आदमी 20 रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो इनकी इनकम का जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटिव डिफरेंस, और इनकी जो गरीबी का डिफरेंस है और अमीरी का डिफरेंस है दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी को मेजर करने के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे अभी बताया पॉवर्टी लाइन आई है ना, तो एक बेसिक मिनिमम, अगर मैं बात करूं, अगर कोई आदमी बेसिक मिनिमम नीड्स अपनी पूरी नहीं कर पाता तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब इसको मेजर कौन करता है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एनएसएसओ, ठीक है, सीएसओ, एनएसओ और एनएसएसओ, नेशनल जो क्या बोलते हैं इसको, सैंपल सर्वे, है ना। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है इसको। इसके बाद बहुत सारी कमेटी है, जैसे अलग कमेटी, लक्कड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी, हसीम कमेटी और रंगाराजन कमेटी, है ना। ये हम अपने आपको अगर याद हो तो सी रंगाराजन हमारे क्या रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अब देखिए, पहले तो आपको याद नहीं रखनी, यहाँ से देखिए, तेंदुलकर कमेटी 2009 में बनी थी, अपनी रिपोर्ट मतलब मार्च में बनी थी, दिसंबर 2009 में इसने रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब ये क्या कहती है इस कमेटी के अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूं तो कमेटी क्या करे, एक एक लाइन देख लेते हैं कि कमेटी मूव अवे फ्रॉम द जस्ट कैलोरीज क्राइटेरिया to a broad definition of poverty that also include the expenditure on health, education, clothes and food.
क्या कह रहा है कि सिर्फ क्लोरी लेने से या क्लोरी वाले आइडिया से हट के इसने बात की, किस किस चीज पे जोर दिया कि हेल्थ पे भी, तो जो कम खर्च पा रहा है या अपनी हेल्थ को प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहा है या हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं पा रहा, हेल्थ पे अच्छा खर्चा नहीं कर पा रहा, तो वो भी अपनी बेसिक एजुकेशन जो पूरी नहीं कर पा रहा वो भी गरीब है, अच्छे कपड़े जिसको नहीं मिल रहे वो भी गरीब है, और अच्छा खाना नहीं मिल रहा वो भी गरीब है। अब देखिए 2014 में वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2014 द नेशनल पॉवर्टी लाइन फ्रॉम 2011 से 12 आफ्टर एडजस्टिंग इट टू इंडियन करेंसी यूजिंग द परचेजिंग पावर पैरिटी कन्वर्जिंग फैक्टर 1.94 डॉलर पर डे, ये क्या कर रहा है पीपीपी के रेस्पेक्ट में बता रहा है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के रेस्पेक्ट में इंडिया कहाँ लाइक है। ठीक है, अगला आ जाइए गिनी कोफिशिएंट। ये काफी बार लॉरेंस कर्व या गिनी कोफिशिएंट, तो जो ये डायग्राम है आपका, ये किसका है, आपका लॉरेंस कर्व का है, गिनी कोफिशिएंट का है। ठीक है, ये डायग्राम बाद में डाला है मैंने, मतलब ऐड किया है, तो इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया गिनी कोफिशिएंट को। देखने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझ आ रहा होगा, अगर आ रही है तो मैं इसको फिर एक बार आपको लिए जूम कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ, या पढ़ने में आ भी रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए, इसकी बात करेंगे फिर हम, आराम से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्न परसेंटेज में, और क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट इनकम, की यहाँ पे 0 पे लोवेस्ट इनकम होगी, 100 पे हाईएस्ट इनकम होगी, और इधर 0 से जो इनकम अर्न हो रही है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, एक में क्या है, एक में स्ट्रेट लाइन है ए वाला, और दूसरी क्या है आपकी बी कार्ड लाइन है, जो बीच का एरिया है वो क्या हो गया, ए हो गया, और ये जो ये एरिया आ रहा है दैट इज बी, और गिनी कोफिशिएंट ए बाई ए प्लस बी, जितनी भी इनकम है टोटल उसकी बात कर रही है। अब आ जाइए इधर आ जाइए, आपने देख लिया, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में कुछ कि क्या बताता है। गिनी कोफिशिएंट इज measure of inequalities among the value of a frequency distribution। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, इनइक्वालिटीज की बात कर रहा है, किस कौन सी इनइक्वालिटीज की, यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे हम, इनकम की बात कर रहे थे, यहाँ पे देखो इनकम ऑन, इनकम इनइक्वालिटीज की बात कर रहा है। ठीक है, और क्या करेगा, अगर मैं बात करूं तो इसमें जीरो, जीरो की अगर वैल्यू बात करें तो जीरो क्या करती है, यहाँ पे देखिए दोनों कर्व मिल रहे हैं, ए और बी दोनों कर्व मिल रहे हैं, तो परफेक्ट इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे। जीरो पे किसकी बात हो रही है, परफेक्ट इक्वालिटी की, कि यहाँ पे जीरो पे सब बराबर है, क्योंकि अगर कोई इनकम, कोई अगर कोई भी इंसान है, अगर वो इनकम अर्न नहीं कर रहा तो वो जीरो पे है, और जीरो का मतलब जीरो ही होता है, तो सब में बराबर है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ या नहीं, समझ आई बात। अब ये क्या कहता है कि गिनी कोफिशिएंट है ना, गिनी कोफिशिएंट किसके ऊपर बेस्ड होता है, कि बेस्ड होता है लॉरेंस कर्व के ऊपर। गिनी कोफिशिएंट लॉरेंस कर्व के ऊपर बेस्ड होता है, जो किसको 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 मेजर करती है, दो चीजों को प्लॉट, दो चीजों के हम बीच में प्लॉट करते हैं, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है, किस किस के बीच में, टोटल इनकम ऑफ ए पॉपुलेशन अगेंस्ट द टोटल पॉपुलेशन, की एक टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी इनकम ले रही है, और टोटल पॉपुलेशन उस एरिया की कितनी है। समझ आई बात, टोटल इनकम उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी ले रही है, क्या कितनी आ रही है, और टोटल एरिया के अंदर, उस एरिया के अंदर इनकम कितनी है, या सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों इनकम बोल गया, एक इनकम की बात करते हैं बट, और उस एरिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं कि टोटल इनकम कितनी है उस एरिया की अगेंस्ट द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट या किसी के पास रोजगार नहीं है, कमाने के साधन नहीं है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो इंडिया के अंदर बहुत तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट है,
देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, employment refer to the situation when a labor does not obtain employment opportunities despite his willingness to work at an existing wage rate। क्या कह रहा है कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया कि भाई अगर कोई इंसान काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, ठीक है, और वो करंट रेट के ऊपर काम करना चाहता है, जो रेट दिया जा रहा है, मान लो अगर मान लो जो दिहाड़ी मजदूर हैं, दिन में काम पे जाते हैं, वो उनकी बात कर रहा हूँ, मान लो उनका पर डे के 500 रुपीज है, तो 500 रुपीज में वो काम करने के लिए रेडी है, काम करने के लिए एग्री है। मान लो 600 है, जितना भी रेट है, अगर वो इतने में रेडी है काम करने के लिए, तो एक चीज बताओ, एम्प्लॉयमेंट के लिए विलनेस हुई उसकी, अगर फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। वो बात दूसरी है, हम आगे देखेंगे कि वो बात दूसरी है कि वो ज्यादा पैसे मांग रहा है नहीं, उससे ज्यादा मांग रहा है, तो वो चीजें अलग हैं, वो हम देखेंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो सब देखेंगे। अभी ये चीज समझ आई, ठीक है। इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, वेयर नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन। Obviously, in the India, the employment rate measured the number of people actively looking for the job as a percentage of labor force। कि भाई ये क्या कह रहा है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं कि करंटली जितने लोग नौकरी के लिए तलाश में है उसे हम क्या मेजर करते हैं कि कितना लेबर फोर्स है हमारे पास और कितने क्या है, कितने लोग काम पे हैं और कितने लोग नौकरी की तलाश में है, उन्हीं को मेजर करके हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का रेट निकालते हैं। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये तो बहुत पुराना है, 2014 की बात कर रहा है, 4.9। अगर अभी बात करें तो पीछे डेटा तो रिलीज नहीं हुआ है खैर, पर काफी बड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट, काफी बड़ा है। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एंड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं बात करूं सर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिमांड फॉर लेबर फॉल short to the supply of labor due to the rapid growth in population and their immobility। क्या कह रहा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में कि जो डिमांड है फॉर लेबर वो क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है, ठीक है, ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्या है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, कि एक काम था जहां पे 10 लोग, मान लो एक काम था जहां पे हमें 10 लोग लगाने थे, ठीक है, और वही काम में हमने 15 लोग लगा दिए, दैट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमें सिर्फ 10 की जरूरत है और आ गए वहां पे 15, और रेट कम में भी काम करने के लिए तैयार हो गए, दैट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे आप ये देखते हो भाई हमारी फसल हरियाणा में, पंजाब में फसल कटने के टाइम पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कुछ लोग राजस्थान से, आपके बिहार से, यूपी से, एमपी से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो जो वो क्या है, उसके बाद वो चले जाते हैं, उनको उनको रोजगार नहीं मिल पाता है ना, तो वो क्या हो गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कि एक सीजन तक उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसके बाद नहीं मिल पाता, ठीक है। क्यों क्यों नहीं मिल पाता भाई, मान लो साल में एक बार कहीं पे फसल होती है, सॉइल ऐसी है कि साल में एक ही फसल होगी, ठीक है, साल में 2 बार होती है, तो फसल कटने के टाइम पे ही आएंगे, उससे के बाद और उससे पहले तो नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे सर, क्या कच्ची फसल को थोड़ी काटेंगे, पकने के बाद ही आएंगे वो, है ना। देखो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जो ये एक इकोनॉमिक फिनोमिना है, यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। एक आदमी है वो काम करना चाह रहा है,
करंट वेज पे काम करना चाह रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया वो। अब इट इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज सच अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन एंड करेक्टेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, कि इसको मान लो हर जगह देखा जाता है। और दूसरा एक क्या होता है कि भाई एक इंसान है, वो क्या कर रहा है कि एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ, यहाँ देखिए अभी 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 आएगा इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बात कर रहे थे, हाँ, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या कह रहा है कि इलिटरेट और लिटरेट वाला, कि मान लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया किसी एरिया में, अब वहां पे पढ़े लिखे लोग आने लगे और पढ़े लिखे लोगों के कारण वहां पे लोग, फैक्ट्री लगी है तो पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा जॉब मिलेगी, और जो कम पढ़े लिखे हैं या स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात कर ली जाए तो अनस्किल्ड है उनको कम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो ये टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है तो मतलब किसकी बात कर रहा है कि आज आपने एक जॉब छोड़ी और दूसरी जब पकड़ोगे उसके बीच का जो टाइम गैप है, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्लो डाउन आता है, ठीक है, उसमें आ गया। या फिर मान लो कोई किसी भी चीज के कारण जो बार 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 आता रहता है, दैट इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। जो डिप्रेशन फेज है बिजनेस की, उसके अंदर जैसे कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, फिर अभी ले ली, फिर अगर ऐसा कुछ डिप्रेशन आएगा तो फिर निकाल देंगे, फिर ले लेंगे, ऐसा कुछ अगर होता है तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी वही नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ही क्या करेगा इन सब चीजों को 5 साल में क्या करता है वो, देखता है इन सब चीजों को, ठीक है। अनयूजुअल स्टेट, करंट वीकली स्टेटस और करंट डेली स्टेटस, ये सब कुछ क्या करता है वो, जो एनएसएसओ है वो सब कुछ इन चीजों को ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मनी एंड बैंकिंग की बात करें तो मनी, फियाट मनी क्या होती है कि एक कंट्री की जो लीगल टेंडर है, एक कंट्री के अंदर जो पैसा चल रहा है दैट इज फियाट मनी। और लीगल टेंडर कि अगर मान लो पहले 500 का नोट बंद हुआ, है ना, अब वो फियाट या लीगल टेंडर नहीं है इस देश के अंदर, उसको आप किसी को दोगे तो वो नहीं लेगा, मना कर देगा। जो आरबीआई है, मान लो मनी सप्लाई किसी कंट्री के अंदर हो रही है, कोई भी है, तो वो क्या है उस कंट्री का लीगल टेंडर। मान लो मैं डॉलर लेके आऊं, इंडिया में खरीदना चाहूं तो वो ले लेगा कोई भी? नहीं लेगा ना। मैं सब्जी लेने जाऊं और मैं सब्जी ले लूं और मैं उसको $1 दे दूं, ले भाई, सब्जी वाले को पता ही नहीं क्या दे रहा है। नेपाल की करेंसी ले आऊं मैं इंडिया में, क्या चल जाएगी? क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है, वो मना कर सकता है उस चीज को। लीगल टेंडर को कोई मना नहीं करेगा। लीगल टेंडर वो होता है कि गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर चुकी है, ठीक है, लीगली वो बाइंड है और उसको लेने से कोई मना नहीं करेगा, दैट इज लीगल टेंडर मनी, ठीक है। आगे देखिए M1, M2, M3, M4, ये जो मनी की डिमांड है या मनी जो अवेलेबल है उसके ऊपर मनी के टाइप बताए गए हैं कि M1, M2, M3, M4 चार तरीके की जो मनी होती है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो लिक्विडिटी यहाँ पे क्या होगी, रिड्यूस होती जाती है। लिक्विडिटी का मतलब कि ऐसा पैसा जो आपके लिए खर्च करने के लिए अवेलेबल इजिली हो जाता है, दैट इज लिक्विडिटी, ठीक है। कि कितना पैसा मार्केट के अंदर है, दैट इज लिक्विडिटी ऑफ मार्केट। और जितना आप पैसा खर्च करोगे या खर्च करने के लिए अवेलेबल होगा वो क्या होता है आपका लिक्विडिटी होती है। आप कितने इजीली एसेस कर सकते हो उस पैसे को। तो सबसे पहला है M1। M1 की जो मनी है उसमें अगर हम बात करें, वो जो आपके पास मनी विद द पब्लिक, जो पब्लिक के पास पैसे हैं, जितने भी पैसे हैं, ठीक है, करंटली आपके पास जितना है वो M1 में आता है। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट, जो आप क्या करते हो, डीडी लगाते हो बैंक के अंदर, ठीक है, करंट या सेविंग अकाउंट में,
जो आपका पैसा पड़ा है, ठीक है। उसके बाद M2 पे आ जाता है। M2 M1 प्लस जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो आपका डिपॉजिट है उसकी बात करते हैं। ये दोनों किसके अंदर है? M2 के अंदर। अब M3 में क्या होता है? M1 प्लस जो टर्म डिपॉजिट है, आपका जो FD वगैरह करवा रखी है वो सारा M3 में आ जाएगा। M1 प्लस जो टर्म डिपॉजिट है। M4 में क्या आएगा? M3 प्लस ऑल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। किसी भी तरह की FD है जो आपने करवा रखी है या और कुछ भी करवा रखा है, वो सब जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो करवा रखा है वो किस में आते हैं? M4 में आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे भी यहाँ लिखा है एज वी मूव फ्रॉम M1 टू M4 द लिक्विडिटी गेट रिड्यूस। कि ये पैसा आपका FD वाला, मान लो FD करवा रखी है, वो आप बीच में तोड़ोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। आप 5 साल के लिए ही उसको रखते हो, 10 साल के लिए करवा दी तो 10 साल के लिए रखते हो उसको, ठीक है। अब वो क्या है बेटा? वो लिक्विडिटी कम करता है, तो इसीलिए ऊपर से जब नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहां तो क्या है? वो पैसा जो आपकी पॉकेट में है, और एक यहाँ पे क्या है? वो पैसा जो आपने 5 साल के लिए फिक्स कर दिया, आप किसी से ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हो रही है? ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी कि M1 से M4 की तरफ जाते हैं तो लिक्विडिटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। आई बात समझ? हाँ या नहीं? यहां पे एक चीज और है जो M3 है। M3 को हम क्या कहते हैं? ब्रॉड मनी कहते हैं, है ना? देखिए यहां पे लिखा है, चलिए एक बार दिखाता हूं मैं आपको। M3 is the most important component among all the money stock measures and is generally termed as the broad money. इसको M3 को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी बोलते हैं, ठीक है। वही है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया गया है कि कैसा है। अब देखिए फाइनेंशियल जो मार्केट है उसको समझ लेते हैं एक बार कि कौन कौन से मार्केट आते हैं इसके अंदर। इन्फ्लेशन आता है, आपके मनी मार्केट आता है, कैपिटल मार्केट आता है, सप्लाई चेन आता है, इन्फ्लेशन आता है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम आ गया आपका, जो इंश्योरेंस सेक्टर आ गया, माइक्रो फाइनेंस आ गया, ये सब कुछ, कॉल मार्केट हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, टी बिल, और ये सब कुछ आता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका कैपिटल हो गया, गिल्ट एज हो गया, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, सिडबी, सॉरी सेबी आ गया, DFI आ गया, ICICI DBI बैंक आ गया, इन्फ्लेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, ये सब कुछ हम आगे पढ़ते जाएंगे और चलते जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्हीं की। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं आपका, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंस सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट हैं उन्हीं की हम बात करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो आपका कलेक्शन है, मोबिलाइजेशन है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट है। मान लो जो कलेक्शन है, मोबिलाइजेशन है, या जो सेविंग है, उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। जो बैंकिंग है वो क्या करती है? आपसे पैसा लेती है, बैंक वाले आपसे पैसा लेते हैं और उसी पैसे को क्या करते हैं? उसी पैसे का ये लोग क्या करते हैं? उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। उस पैसे को, आपसे पैसा लिया और उसी पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट में दे दिया, किसके ऊपर? ब्याज के ऊपर दे दिया, इन्वेस्टर्स को दे दिया। वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? मार्केट के अंदर आपका ये पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। टाइमली आपको जो ब्याज मिलता है वो यहाँ से मिलता रहेगा, ठीक है। बैंक खुद थोड़ी ब्याज देता है आपको, वो जिनको लैंड करता है मनी, वहां से आपको वो सब कुछ पैसा वगैरह देता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो फाइनेंशियल मार्केट है विच आर एंगेज्ड इन द कलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ सेविंग फ्रॉम द सरप्लस यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। जैसे आप 5 साल के लिए किसी को, मान लो 5 साल के लिए, अभी हम बात कर रहे थे, आपने FD करा दी, तो बैंक अपने पास थोड़ी रखेगा इस पैसे को। बैंक 5 साल के लिए इसको किसको दे देगा? किसी इन्वेस्टर को दे देगा जो उसके पास लोन के लिए आएगा, उसे लैंड कर देगा इसे। अब वो लोन से क्या मिलेगा? इसको ब्याज मिलेगा, और वो जो इंटरेस्ट आएगा उसी से ये आपका इंटरेस्ट पे करेगा, है ना? उसी से आपका इंटरेस्ट पे करेगा और उसी से अपने खर्चे भी निकालेगा। अब जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, ये देखिए फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड क्या क्या होते हैं? शेयर्स हो गए, डिवेंचर हो गए, सर्टिफिकेट हो गया, और आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। ये सारे क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स हैं आपके पास, ठीक है। मनी मार्केट क्या होता है कि फाइनेंशियल
institution that deals in the short term securities, loans, gold loans and foreign exchange are terms as the money market, कि जहां पे इन सब चीजों के साथ डील किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म मनी होती है उसको लाया जाता है और उसी को सोल्ड किया जाता है मनी मार्केट के अंदर। और अगर यही शॉर्ट टर्म की बजाय यही क्या हो जाए, लॉन्ग टर्म हो जाए, यही लॉन्ग टर्म हो जाए, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं बेटा, कैपिटल मार्केट कह देते हैं। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। अब देखो ये क्या है, एक मनी मार्केट जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का। क्यों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बेटा, क्योंकि ये क्या करता है, ऑपरेट करता, functions of many operations conducted the central bank in the pursuit of economy policies objective। क्या करता है, इकोनॉमिक जो बहुत सारे फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी। समझ आई इतनी बात। अब देखो फंक्शंस देख लेते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन है भाई। मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है, डिमांड सप्लाई चीज, शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल करवाता है। जो बोरोवर्स होते हैं और लेंडर होते हैं उनकी जो वो फंड्स होते हैं टू फुलफिल देयर बोरोविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि भाई उनकी जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करता है। मार्केट प्रोवाइड करवाता है उनको इन सब चीजों के लिए, लैंडिंग के लिए, बोरोइंग के लिए। ये क्या करता है, सेंट्रल बैंक जो है, एवेन्यू फॉर द सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन एंड इन्फ्लुएंसिंग बोथ क्वांटम एंड द कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। अब इन सब चीजों के कारण जैसे क्या करवाता है, जो सेंट्रल बैंक है उसकी कोस्ट जो बोथ क्वांटम एंड कोस्ट जो लिक्विडिटी है उसके जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है और इकोनॉमिक जो पॉलिसी फॉर्मेशन है या रियल इकोनॉमी में उसको लेके आता है उन चीजों को। ठीक है, अब देखिए जो ये इकोनॉमी जो हमारा ये है, जो इंडियन मार्केट है, मनी मार्केट है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो भाई जैसे मैंने बताया आपको, जो डेली वेजेस वाले हैं, ठीक है, वो अगर काम करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम जहां पे काम करता है, इंडिजीनियस बैंकर काम करता है जहां पे भाई कोई इंसान पैसा लेन देन कर रहा है, मनी लेंडर जिनको हम बोल देते हैं वो काम कर रहे हैं, वो जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो सारा क्या है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे आपका ये हो गया, बैंक हो गए आपके, रीजनल रूरल बैंक हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर यानी कि प्राइवेट बैंक हो गए आपके। ठीक है, ये सारे क्या है आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं, है ना। LIC हो गई, UITC हो गई, आपके बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सॉरी NBFCs हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, कोऑपरेटिव सेक्टर हो गए, आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया जिसको आप IDBI बोलते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गए, और ये बहुत सारे हो गए जो भी आपके हैं। कॉल मार्केट क्या होता है, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग सब मार्केट। मतलब ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है आपका उसको फर्दर से क्लासिफाई किया गया है किसमें, मनी मार्केट में। कॉल मनी मार्केट मतलब ऐसी मार्केट जहां पे पैसे का लेन देन होता, सीधी सी बात है। ठीक है, जहां पे बैंक पैसे लेते हो और पैसे देते हो, उसी को हम क्या कह रहे हैं, कॉल मनी मार्केट। यहाँ पे बैंकों से सीधा सीधा डील किया जाता है कि भाई इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है, द बैंक विद द टेम्परेरी डेफिसिट ऑफ द फंड फ्रॉम द डिमांड साइड एंड द बैंक विद टेम्परेरी एक्सेस ऑफ फंड फ्रॉम द सप्लाई साइड इज कॉल्ड द मनी मार्केट। कि एक बैंक क्या हो रहा है, डेफिसिट है, टेम्परेरी डेफिसिट है उसके पास पैसे का, और दूसरे के पास मान लो एक बैंक है और ये
ए नाम दे देते हैं इसको और एक बी नाम दे देते हैं। इस बैंक के पास पैसा कम है और इसको पैसा देना है ज्यादा। दूसरे के पास डिपॉजिट ज्यादा आ गया, पैसा ज्यादा आ गया। अब ये क्या करेगा, ये किसी और को पैसा देने की बजाय ये क्या प्रीफर करेगा, इस बैंक को पैसा दे देगा। मतलब इस बैंक को क्या कर देगा, लैंड कर देगा मनी। ठीक है, इस बैंक को लोन दे देगा। ये कितने टाइम के लिए देता है वो टर्म्स एंड कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे। क्यों, इसके पास पैसे की कमी थी, ये इसके पास गया और बोला मुझे पैसे चाहिए, तो इसने पैसे दे दिए। तो इसी मार्केट को हम क्या बोलते हैं कि कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, फीचर्स देख लीजिए कि फीचर्स क्या क्या होते हैं। वैसे आप समझ ही जाओगे कि कॉल मनी मार्केट प्रोवाइड द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर मेकिंग एंड टेम्पररी surplus of some banks available to the other banks which are temporary short of fund। थोड़ी देर पहले जो बात कही थी वही है कि अवेलेबल कराते हैं जिसके पास ज्यादा पैसे हैं और जिसके पास कम पैसे हैं उसको अवेलेबल कराते हैं, है ना। जो बैंक पार्टिसिपेट करते हैं कॉल मनी में, ठीक है, यहां देखिए मेनली द बैंक पार्टिसिपेट in the call money market, the State Bank of India is always on the lender side of the market। क्या करता है, लेंड करता है। स्टेट बैंक SBI जो आपका है वो क्या करता है, लेंड करता है, पैसा देता है। सरकारी बैंक है ना, दूसरे बैंकों को पैसा देता है, वहां से फिर ब्याज भी लेता है। जितने भी मनी मार्केट के काम होंगे वो कैसे होंगे, द मनी मार्केट ऑपरेट्स थ्रू द ब्रोकर्स। कौन है इन सब के बीच में ब्रोकर, हर्षद मेहता, है ना। हर्षद मेहता का पता होगा आपको, तो वही है बीच में। वो सारे काम करते हैं, एक बैंक से पैसा लेते हैं, दूसरे को दिलवाते हैं, ठीक है, कमीशन पे काम करते हैं। कॉल मनी मार्केट इज हाईली सेंसिटिव एंड competitive market, such as it acts as the best indicator of liquidity positions on organized money market. The rate of interest in the call money market is highly unstable। भाई घटता बढ़ता रहता है। जिसको ज्यादा जरूरत होती है, मान ले पैसा मार्केट में जिसको कहीं से नहीं मिल रहा, वो किसी भी रेट में उठा लेगा। और मान लो एक इंसान को पैसा 10 जगह से मिल रहा है, एक दे रहा है 1 रुपए में और दूसरा दे रहा है 1.3 में और तीसरा दे रहा है इसको मान लो 1.5 में और चौथा दे रहा है इसको मान लो 1.8 में। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट लग रहा है इसके ऊपर। तो ये 10 जगह से इसको मान लो इस इंसान को 4 जगह से पैसा मिल रहा है, इस ए इंसान को 4 जगह से पैसा मिल रहा है। तो जहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वहां से लेगा ना, ये वहां से लेगा। सिंपल सी बात है। तो ये वही बात कर रहा है कि रेट क्या होता है, बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं। आज घट रहा है, कल बढ़ जाएगा, परसों फिर घट जाएगा, हो सकता है अगले 5 दिन फिर घटा रहे, अगले दिन फिर से बढ़ जाए। ठीक है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। वही कह रहा है क्विकली राइज अंडर द प्रेशर ऑफ एक्सेस डिमांड, कि ज्यादा डिमांड होगी पैसे की तो ये बढ़ जाएगा, और कम डिमांड होगी, शॉर्टफॉल आएगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, कि भाई इंटरेस्ट रेट जिसको बहुत ज्यादा जरूरत हुई पैसे की तो वो तो कहीं से भी लेगा, कितने भी पैसे रेट पे ले लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर किसी को फिर भी दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रहा, तो कहीं किसी भी इंटरेस्ट रेट पे ले लेगा। और अगर उसको मान लो कोई इंसान है उसको 10 जगह से पैसे मिल रहा है तो वो सबसे कम रेट में लेगा ना, तो इसीलिए रेट कम कर देते हैं कि हमारा पैसा ले जाए, हमारा पैसा ले जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब ट्रेजरी बिल की बात करते हैं, टी बिल्स की बात करते हैं। टी बिल्स भाई अलग अलग तरीके के होते हैं। गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है। Theoretically, these bills are issued to meet the short-term financial requirements, but really they have become a permanent source of fund to the government। कि क्या कह रहा है कि परमानेंट सोर्स है गवर्नमेंट्स के फंड का। ठीक है, अब these are discounted securities and thus issues at a discount
ऑफ फेस वैल्यू की डिस्काउंट पे इशू की जाती है कोई फेस वैल्यू के ऊपर। अब ये 4 तरीके के टी बिल होते हैं, ठीक है। आरबीआई इशू करती है इनको टी बिल्स को प्रीफर्ड डे के ऊपर और फिक्स अमाउंट में देती है। 4 तरीके के बिल होते हैं, 91 डेज का, 182 डेज का और 364 डेज का। मतलब आप 14 दिन का, सॉरी ये मैं भूल गया था, 14 डे, 91 डे और आपका 182 डेज और 364 डे। मतलब आपका 14 दिन का, 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का, ऐसा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो टी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स आर मोस्ट लिक्विड होते हैं, बिकॉज और जो बैंक होता है वो ऑलवेज रेडी होता है इसको परचेज करने के लिए, और डिस्काउंट रेट पे क्या करता है, परचेज करता है। जो एवरी ईयर होता है, एवरी ईयर एवरी ईयर क्या होता है कि जो एक पोर्शन होता है ट्रेजरी बिल का, टी बिल का जो पोर्शन होता है उसको क्या करता है, जो गवर्नमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड में कन्वर्ट कर देती है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में शिफ्ट कर देती है। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो एडोप का होता है और दूसरा होता है रेगुलर। एडोप जो टी बिल्स होते हैं वो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं या फॉरेन जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो इशू करते हैं, ठीक है। इन्हीं को दिया जाता है और ये मतलब पब्लिक के लिए, और या फिर हम बोल सकते हैं कि मार्केटेबल नहीं होते, नॉट मार्केटेबल, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। अगर मैं रेगुलर की बात करूं टी बिल्स की, तो ये बैंक्स और जो पब्लिक डोमेन होते हैं उन पे अवेलेबल होते हैं, बोथ टाइप के एडॉक एंड रेगुलर जो टी बिल्स होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। कौन? आपका आरबीआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रेगुलर आपके के लिए, किसके लिए, जो बैंक्स होते हैं उसमें भी मिल जाएंगे और जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होते हैं, तो उनको खरीद सकता है। कमर्शियल, अगर मैं बिल मार्केट की बात करता हूँ, कमर्शियल बिल मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो ये कमर्शियल बिल मार्केट है वो किसके, बिजनेस रिलेटेड जो डील्स हैं या फिर जो 3 महीने के जो बिल्स मैच्योरिटी पे आते हैं, 3 महीने के जिनका मैच्योरिटी टाइम होता है उसके लिए जो आते हैं उनकी बात करता है ये। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए अवेलेबल होता है, 3 महीने के लिए मैच्योरिटी टाइम होता है। एक कमर्शियल बिल इज प्रोमिस टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट, कि आपके इतनी अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट एक डेफिनेट एक स्पेसिफाइड पीरियड में आप क्या करोगे, दोगे, ठीक है। द सेलर हु हैड सोल्ड हिज गुड्स और ऑन क्रेडिट ड्रॉ द बिल्स एंड सेंड इट टू द बायर फॉर द एक्सेप्टेंस। क्या करता है, किसी ने मान लो कुछ सेलर है, उसने अपनी गुड बेची, ठीक है, क्रेडिट पे। अब वो क्या करेगा, उस बिल को ले लेगा और वो बिल बायर को भेज देगा, ठीक है, खरीदने वाले को भेज देगा। और खरीदने वाले को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्सेप्टेड लिखना पड़ेगा, मोहर लगानी पड़ेगी, या उस बिल के ऊपर एक्सेप्टेड लिखना पड़ेगा और वो बिल उसको दिख जाएगा कि एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। और वो कमर्शियल बैंक से आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये कौन करता है, कमर्शियल बैंक इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आपका ये कितने दिन का होता है, 30 दिन का, 60 दिन का और 90 दिन का, ठीक है। वो क्रेडिट के ऊपर मतलब जो इसकी एक्सटेंडेड इंडस्ट्री होती है या जितने दिन का जो लेना चाहे उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन कमर्शियल पेपर मार्केट, जो सीपी और सीडी की बात करते हैं, सीपी और सीडी जो होते हैं, ये आपके जो जो आपका आरबीआई है या फिर आपका सेंट्रल बैंक है उसी की हम बात करते हैं। ये मार्च 1989 के अंदर इशू हुए थे, ठीक है। शॉर्ट टर्म सप्लाई फंड है, नेगोशिएबल होती है, प्रोमिसरी नोट होते हैं सीडी की, जो अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि सर्टिफिकेट डिपॉजिट की, नेगोशिएबल होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, अप टू 1 ईयर का मेच्योरिटी टाइम इनका हो सकता है, ठीक है। कोलेट्रल
लोन की बात करते हैं, कोलेटरल लोन मार्केट क्या होता है कि आप जिसमें अगर मैं बात करूं, आप कोई चीज जैसे कार लोन है ना, कार लोन या फिर होम लोन हो गया, ये सारी चीजें अगर जब लेते हो आप, तो इसमें क्या करते हो बेटा कि आप कोई चीज कोलेटरल के तरीके पे रखते हो, है ना, सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी पर्पज के लिए कुछ रखते हो, तो वो क्या होगा, कोलेटरल लोन मार्केट। ठीक है, रेपो मार्केट क्या हो गया, जैसे अभी आपका रेपो रेट जो है वो कम हुआ है ना, रेपो रेट कम किया है ना, मतलब अभी आपकी लोन की रेट भी घट गई, और आपका जैसे हाउसिंग लोन का रेट घट गया, ईएमआई का रेट घट गया, इन सब की चीजें घट गई, तो जो रेपो है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या करेगा, कोलेटरलाइज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग थ्रू द सेल एंड परचेज अपॉर्चुनिटी इन द डेब्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, अभी हमने बात की अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या होता है, उसकी उसकी चिट फंड वगैरह जो रेगुलेटरी मेंबर्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये जो ऑर्गेनाइज्ड चिट फंड आर regulated by the Register of Chit Fund and relevant legislation. In this regard, the Chit Fund Act is 1982, मतलब ये जो एक्ट है उसी के अंदर, जो चिट फंड एक्ट है उसी के अंदर क्या किए गए हैं, रेगुलेट किए गए हैं। आप प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि आप प्रॉमिस करो, जो बोरोइंग लिए है वो साइन होता है, ठीक है, बोरोवर का, और आप वो कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करवाओ, सम ऑफ मनी जो है कि इतना अमाउंट है, इतना आपको वापस दे देंगे भैया। द पर्टिकुलर, इसमें देखिए, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन ए लेंडर एंड ए बोरोवर, वेयर बाय ए लेटर एग्रीज टू सर्टेन कंडीशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी बोरोड, कि भाई इन कंडीशंस के ऊपर मैं ये कंडीशन फुलफिल है, इतने टाइम के लिए मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, इतने टाइम बाद मैं आपको दे दूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा, ये होगा, जो भी होगा, जो भी तय होता है उनके बीच में, उस पे आप पैसा लेते हो और फिर वापस दे देते हो, दैट इज प्रोमिसरी नोट। अगर मान लो ये है कि जो प्रोमिसरी नोट होता है वो मार्केट में सेलेबल होता है, कि एक, मान लो मेरा कोई प्रोमिसरी नोट था, ठीक है, मैंने किसी से पैसे लिए या मैंने किसी को दिए, मान लो मैंने किसी को पैसे दे दिए, एक पर्सन है, मैंने उसको, मान लो राम है, राम को मैंने पैसे दे दिए और प्रोमिसरी नोट उससे ले लिया। अब मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई बीच में, अब मैं क्या करूंगा, राम के पास तो मांगने नहीं जा सकता मैं पैसे, तो मैं क्या करूंगा, किसी थर्ड पर्सन को शाम को मैं ये प्रोमिसरी नोट बेच दूंगा कि भाई ये ले और मुझे इतने पैसे दे दे, और मेरे पैसे आएंगे वो तेरे पास आ जाएंगे सीधे, इतना टाइम बाद तेरे पास ये पैसे आ जाएंगे। तो वो क्या करेगा, जो उससे पैसे आएंगे, उस प्रोमिसरी नोट से पैसे आएंगे, वो मेरे पास ना आने के बजाय राम से सीधा किसके पास चले जाएंगे, श्याम के पास चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का कुछ ये प्रोमिसरी नोट होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मसाला बॉन्ड की बात करूं, ये मसाला बॉन्ड सबसे पहले 2023 में, सॉरी 23 का नाम है, 2013 में आया था। ये क्या होता है कि जो रुपीज डोमिनेटेड ओवरसीज बॉन्ड होते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं, मतलब जो इंडियन रुपीज है उसको इंटरनेशनलाइज किया गया। अब देखिए, बाय द इशूइंग जो बॉन्ड है, बॉन्ड इन द रुपीज एंड इंडियन कंपनीज सेल्ड against the risk of currency fluctuation typically associated with the borrowing in the foreign currency, कि वो इशू करती हैं जिनमें हाई फ्लक्चुएशन की बात होती है, जैसे हाई रिस्क होता है फ्लक्चुएशन का, वो कंपनीज इशू करती हैं जिसमें कि भाई फॉरेन करेंसी की डिमांड, मान लो पैसे की वैल्यू घट गई, सॉरी भाई, रुपीज की वैल्यू मान लो घटी है और डॉलर की बढ़ रही है, या डॉलर की घट रही है, रुपीज की बढ़ रही है, जहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, तो वो क्या करते हैं, इशू करते हैं इसको। मसाला बॉन्ड क्या करता है, विल हेल्प द इंडियन कॉर्पोरेट्स टू रिड्यूस इट्स
इंटरेस्ट कोस्ट बर्डन ऑन द डेप्ट, कि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, पैसे के जब वैल्यू चेंज होती है, फेस वैल्यू जब चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली बर्डन बढ़ेगा, है ना। बर्डन बढ़ेगा तो उस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए मसाला बॉन्ड क्या होते हैं, रिलीज किए जाते हैं। 2013 में फर्स्ट मसाला बॉन्ड इशू हुआ था, फाइनेंस जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, आईएफसी है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की आर्म है, उसने इशू किया था ये। कैपिटल मार्केट में आ जाइए, अब कैपिटल मार्केट की बात कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, कोई एक मेन प्लेयर होता है, सिक्योरिटी मार्केट होता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वही जो आपके मनी मार्केट के अंदर थे, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई और आईडी जो बीआई है, आईडीबीआई, ये होते हैं। सिक्योरिटीज जो आपकी जो गिल्ट एज होता है सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज होगी। गिल्ट एज सिक्योरिटीज में प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया और जो अदर कंट्री का एक्सचेंज हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर मैं बात करूं, नेशनल और रीजनल हो गया। नेशनल में एनएससी और बीएससी आते हैं और रीजनल में आईएससी और अदर्स आते हैं। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट की बात कर लो, जो प्राइमरी मार्केट क्या हो गया, सेकेंडरी मार्केट, जैसे सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट आ गया, गिल्ट एज अभी मार्केट, ये सारे पढ़ेंगे। प्राइमरी मार्केट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज and new securities that are the securities which were not previously available and are offered to the investing public for the first time। क्या कह रहा है कि प्राइमरी मार्केट में कोई भी सबसे पहले, एक मिनट भाई, जो सिक्योरिटी आती है उन्हीं की बात करते हैं कि वो इशू की जाती है। जो पहले अवेलेबल नहीं थी, बिल्कुल न्यू सिक्योरिटी मार्केट में आई और वो इशू कर दी, दैट इज प्राइमरी मार्केट। सेल परचेज नहीं होता, मतलब न्यू सिक्योरिटी आई, बेच दी, कोई नई इंडस्ट्री रिलीज हुई, उसके जो शेयर्स थे वो बेच दिए, ठीक है, उसी की बात कर रहा है प्राइमरी मार्केट में। जैसे इट इज द मार्केट ऑफ राइजिंग फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द शेयर्स एंड डिबेंचर, कि शेयर और डिबेंचर मार्केट में सेल आउट करके क्या करते हैं, कैपिटल अर्न करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसी में देखते हैं, इट प्रोवाइड द इशूइंग कंपनी विद एडिशनल फंड फॉर स्टार्टिंग ए न्यू एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये क्या करता है भाई, एडिशनल फंड दे देता है उसको अपनी नई कंपनी शुरू करने के लिए, या अपनी कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी कंपनी को और आगे ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्या है आपका, जो है, अच्छा एक चीज और, द न्यू ऑफरिंग बाय द कंपनीज आर मेड आइदर एज एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ आप देखो, जो आपके ये जैसे ऐप नहीं आते, ग्रो ऐप हो गया, एड भी आती है इसकी, और एक और आता है ना, कौन सा वो, अपस्टॉक्स, वो हो गया। उस पे आईपीओ टाइम टाइम पे निकलते रहते हैं, ठीक है। जो कंपनी लिस्ट होनी होती है वो आईपीओ निकालती है फंड रेज करने के लिए, है ना। तो आईपीओ खरीदने पे बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं, लग जाते हैं बहुत सारे लोगों के आईपीओ, तो फिर उनको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलता है। सेकेंडरी मार्केट की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट हो गया, मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज एंड एग्जिस्टिंग कंपनीज। जैसे आपने मान लो किसी कंपनी के स्टॉक खरीद लिए, ठीक है, अब वो स्टॉक आपने खरीद के रख लिया अपने पास, जब आपको लगा कि भाई मुझे बेचने चाहिए, आपने उस टाइम उसको बेच दिया, ठीक है। मान लो आपने आपके पास 1 साल के लिए रख लिया, अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल गया उन स्टॉक से। अब क्या कर रहे हो आप, जैसे अभी बजट से पहले मान लो डाउनफॉल चल रहा था मार्केट का, है ना, तो आप उस टाइम क्या कर रहे हो, उसको सेल आउट कर दे रहे हो,
तो ये जो मार्केट में हो रहा है दैट इज परचेजिंग हो रहा है और आपकी सेलिंग हो रही है, ये सब कुछ क्या होता है सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेल परचेज प्राइमरी मार्केट में भी होता है, लेकिन प्राइमरी मार्केट में किसका सेल परचेज होता है? जो फर्स्ट टाइम कंपनी इनलिस्ट हो रही है ना। और सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है कंपनी, उसी की जो शेयर्स हैं वो बेचे और खरीदे जा रहे हैं, है ना। मान लो मैं बेच रहा हूँ, आज मेरे पास किसी के मान लो यही है, पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है, या कोई भी है, एक्स वाई जेड कंपनी है कोई, उसके मैंने शेयर खरीदे आज। ठीक है, आज मैंने मान लो वो 20 रुपए में शेयर खरीद लिया, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए में खरीद लिया। एक साल बाद उसी शेयर की वैल्यू मान लो 120 रुपए हो गई और अचानक से वो डाउनफॉल करने लगा, तो मेरा प्रॉफिट हो गया, 100% हो गया, बल्कि मेरा काफी प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 20 रुपए से 120 पहुंच गया। अब मैं क्या करूंगा, उसको सेल आउट कर दूंगा। मुझे लगेगा कि भाई मैं लॉस में जा रहा हूँ, ज्यादा लॉस में चला गया, तो मैं उसको सेल आउट कर दूंगा। तो ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। ये क्या होता है? एक्सक्लूसिव सेंटर फॉर द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है कि किसके लिए होता है? एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्रेडिंग, खरीदने और बेचने के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा भी हो, इट इज द सेंसिटिव बैरोमीटर रिफ्लेक्ट द ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी थ्रू द फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। अभी क्या मैं बता रहा था कि जब मार्केट डाउन जाएगा, शेयर की वैल्यू डाउन जाएगी, तो कभी अप जाएगी, कभी डाउन जाएगी, कभी अप जाएगी। आप एक ही दिन में देखो ना, डाउन अप चलता रहता है। मान लो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे में आप क्या कर रहे हो, आपने सुबह खरीद लिया, ठीक है, ओपनिंग पे खरीद लिया, अब दिन में आपको 3 साढ़े 3 बजे लास्ट आपको वापस डालना होता है। ठीक है, सेल आउट करना होता है। बीच में आपने मान लो 10 बजे खरीद लिया, ठीक है, 1 बजे देखा आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, आपने 1 बजे सेल आउट कर दिया। आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए मान लो, और आपको लगा कि आपको 1,000 रुपए का बेनिफिट हो गया, आपने सेल आउट कर दिया इंट्राडे। इतनी बात आई समझ? प्राइमरी सेकेंडरी आ गया होगा, है ना। अब देखो जो गिल्ट मार्केट है, गिल्ट मार्केट के अंदर क्या होता है, इसमें नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, गिल्ट मार्केट के अंदर आ जाते हैं। गिल्ट जो है उसके अंदर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है वो बैक्ड होती है, और उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उनके लिए आपका आरबीआई होता है। अब जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट जब मान लो गवर्नमेंट को फंड रेज करना है, गवर्नमेंट क्या करती है, तो सिक्योरिटीज इश्यू कर देती है। ठीक है, वो सिक्योरिटीज मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लोग उनको खरीदते हैं, आरबीआई बेचती है उनको, और आरबीआई वो पैसा रेज करके किसको दे देती है? आपकी गवर्नमेंट को दे देती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गिल्ट एज मींस यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी सिक्योरिटी हो गया, मतलब बेस्ट क्वालिटी की जो सिक्योरिटी होती है वो, अब गवर्नमेंट कहीं भाग तो नहीं जाएगी ना, इसीलिए बेस्ट क्वालिटी बोला है। बात समझ रहे हो कि भाई किसी कंपनी को जरूरत क्यों होती है पैसे की? मान लो उसमें डाउनफॉल आ रहा है, किसी कंपनी में डाउनफॉल आया, तो हो सकता है वो रिकवर ना कर पाए उस डाउनफॉल से, अपने उस कंपनी ने 100% शेयर बेच दिए, या कंपनी भाग गई, डिफॉल्ट हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई, कुछ भी हो गया, जो भी है, तो आपके पास सिक्योरिटी गई, आपका सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, है ना। हाय मैं लुट ही गया, तो बर्बाद हो गई। लेकिन गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? कहीं नहीं भागेगी, तो रिस्क फ्री होता है, इसमें रिस्क नहीं होता।
दूसरी चीज कि गवर्नमेंट के बॉन्ड है, गवर्नमेंट के शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज हैं, तो कोई भी खरीद लेगा। हाईली लिक्विड होते हैं, मार्केट में आप सोल्ड करोगे कहीं पे भी, ये बहुत अच्छे प्राइस में निकल जाएगा, करंट प्राइस पे ही निकल जाएगा। ठीक है। और इन जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जहां पे बेचा जाता है, तो वो आरबीआई सारा गवर्न करती है। अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट जैसे डेरिवेटिव्स हो गए, आपके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ये सारे आपके, ठीक है। कॉल एंड पुट मनी हो गया, ये जो आपका ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सॉरी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनमें आता है कॉल एंड ऑपरेशन। ये एक बार देख लेना सारे जो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। इसके बाद इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी आता है, इनको रेगुलेट कौन करता है, तो रेगुलेट करने के लिए आपको पता ही है कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इनको रेगुलेट करती है। और इनके लिए क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज या कंपनी को लिस्ट करने के लिए आपका सेबी एक्ट है आपका, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी है। और इसका सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1956 एक्ट के अंदर, और ये जो डिपोजिटरी एक्ट 1996 के अंदर ये सेबी काम करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एस्टेब्लिश हुई थी 1992 के एक्ट के अंदर, ठीक है। और ये क्या करती है, जितनी भी मार्केट के अंदर जो स्टॉक का बिजनेस है उसको सारे को संभालती है। क्या करती है, जो जो भी मान लो सुपरवाइज करती है, जिनको जैसे कोई भी आपका ब्रोकर हो गया, शेयर ट्रांसफर हो गया, मान लो अगर मेरे अकाउंट से कोई कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, वो उसको आरबीआई देख रहा है। तो ऐसे ही जो स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको कौन देखता है, आपका सेबी देखता है, सीधी सी बात है, ठीक है। रिफॉर्म इन द कैपिटल मार्केट, रिफॉर्म क्या क्या है, इसको हम आज की सभा यहीं तक रखते हैं, फर्स्ट पार्ट यहीं तक रखते हैं। मैं इसको 2-3 पार्ट में आपको करा दूंगा। तो जो रिफॉर्म्स है हम वहां से शुरू करेंगे कल, ठीक है। उसके बाद जो जो जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एनएससी, बीएससी, इन सब की बात करेंगे। और आपका कल कंप्लीट करवा देंगे, मैं आपका इंडियन बैंक सिस्टम हो गया, रूरल आरबीआई वगैरह, ये सब कुछ हम कल कर लेंगे। बैंकिंग सिस्टम कल खत्म कर देंगे अगर हुआ तो, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी, ये सब खत्म कर देंगे। नेशनलाइजेशन बैंक, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, फॉरेन, देखते हैं एक बार कहाँ तक चलता है ये। सर्विस स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर द प्राइमरी फाइनेंस, नॉन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, नरसिम्हन कमेटी। यहाँ तक एनबीएफसी से पहले हम कल कंप्लीट कर देंगे, और हो सका तो एनबीएफसी भी इंक्लूड कर देंगे अगर टाइम रहा तो। सेकंड पोर्शन में कर लेंगे। जैसे 50 पेजेस हो गए हमारे यहाँ पे, तो लगभग 30 हमारे हो जाएंगे, 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। 4 पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल।